क्या भारत कश्मीर मसले को लेकर किसी की मध्यस्थता स्वीकार कर सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली इस प्रश्न के साथ साथ फिर से प्रश्न खड़ा होना शुरू हो गया कि जैसे रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में ट्रंप आकर के अपने आप को मीडिएटर दिखा रहे हैं कि लाओ मैं तुम लोगों के मामले को सुलझा देता हूं, ऐसे में ट्रंप जिस तरह से मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, तो क्या भारत भी दोनों देशों के बीच में चल रहे जो तनाव है उसके लिए किसी थर्ड पार्टी की मध्यस्थता स्वीकारेगा? आज का सेशन इस विषय पर है कि असेंबली का मतलब जो जम्मू कश्मीर असेंबली है उसकी अर्जेंट बैठक बुलाई गई है। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो तैयारियां कर रहा है उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा का विशेष सत्र आज देखने योग्य होगा कि वहां पर ऐसी कौन सी चर्चा होती है, उस पर भी हम आपके साथ बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमने कल आपके साथ एक सेशन साझा किया था और उसमें आपको यह बताया था कि कश्मीर में कुछ हो रहा है। जो हो रहा है उसमें मैंने ये अपडेट भी दिया था कि भारत ने जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को छोड़ा, साथ में पाकिस्तान में पानी छोड़ा, ये सारी चीजें पाकिस्तान को झुकाने के लिए पर्याप्त थी, जिसके बाद ये तैयार हुए कि सर आइए और चीन या रूस को अपने यहां पर मध्यस्थ बना लीजिए और ऐसे में कौन गलत है ये ढूंढने का फैसला किसी थर्ड पार्टी को करने दीजिए। शुरुआत में जिस द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि उसने गोलियां चलाई हैं या उसके आतंकवादियों ने मारा है, वो भी भारत के दबाव के चलते पीछे हट गए। लेकिन इसी बीच में इनके यहां के ख्वाजा आसिफ जो कि रक्षा मंत्री बताए जाते हैं, इनकी तरफ से यह बात पब्लिकली एक इंटरव्यू में कही गई कि हम इस बारे में मध्यस्थता चाहते हैं कि कोई आए और जांच करे। मध्यस्थता से पहले ही ईरान ने अपनी तरफ से ऑफर कर दिया कि वो मध्यस्थ बनने को तैयार है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो इस पर भारत में खूब मजाक बना कि लुक हुज टॉकिंग, जिसकी खुद की हालत खराब है। सऊदी अरब ने भी अपनी तरफ से कहा कि मैं दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कर सकता हूं। तो ऐसे में क्या भारत ईरान, सऊदी अरब या रशिया या चाइना इनमें से किसी की मध्यस्थता ले सकता है क्या कि चलो हाँ भाई आप दोनों देशों के बीच में आकर के मामले को रिजॉल्व करो? तो यह बात आती है निकल करके कि भारत ने अपने इतिहास से क्या सीखा है। मैं आपको इतिहास की प्रासंगिकता बताऊंगा, उससे पहले आपको थोड़ी सी बातें मैं याद दिला देता हूं। पहले तो टेक्निकल पॉइंट याद कर लीजिए। टेक्निकल पॉइंट यह है कि भारत ने 1972 में जो शिमला समझौता किया, उस शिमला समझौते की कंडीशन यह थी कि हम लोग किसी भी थर्ड पार्टी को इस मामले के अंदर मध्यस्थ नहीं बनाएंगे। यानी कश्मीर मुद्दा या भारत पाकिस्तान के बीच का विवाद हम किसी भी दूसरे देश के पास लेकर नहीं जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू शिमला समझौता हम किसी को भी यहां पर पार्टी बनाने को तैयार नहीं है। यह तो हुआ कानूनी रूप कि हम 72 से यह सीख चुके हैं कि हम किसी को भी पंच नहीं बनाएंगे। लेकिन इस कानूनी रूप को अगर कल को मान लो कश्मीर पाकिस्तान तोड़ देता है, कहते हैं शिमला समझौता मैं मान ही नहीं रहा, मैं तो ले जा रहा हूं बाहर, तो क्या भारत बाहर ले जाने देगा? इसके पीछे की जो ऐतिहासिकता है ना, वो पहुंचती है पंडित नेहरू के समय पर। असल में आज जिस कश्मीर को लेकर के आप और हम इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में मामला उलझता देखते हैं, उसकी कहीं ना कहीं जो तार हैं वो नेहरू जी के टाइम से जुड़े हुए हैं। एक टाइम पर जब जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के साथ मिलने की प्रक्रिया चल रही थी और उधर से पाकिस्तानी कबीलाई फौज कबीले का रूप लेकर के पाकिस्तानी सेना कश्मीर में जबरन घुसी आ रही थी, उस समय पर भारत ही या नेहरू जी के नेतृत्व की सरकार ही इस मुद्दे को उठाकर यूएन ले गई थी। तो यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा अगर ना गया होता, उसे पंच ना बनाया होता, तो आज पाकिस्तान के पास भारत का एक बड़ा हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में ना होता। तो भारत ने जब जब मध्यस्थता स्वीकारी, सबसे पहले यूएन की स्वीकारी थी, उससे हमें नुकसान क्या हुआ? उन्होंने हमसे यह कह दिया कि आप लोग अपने अपनी रेखाओं पर रुक जाओ, जिन्हें एलओसी कहा जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। साथ में कश्मीर की जनता तय करेगी कि उसे कहां जाना है। इसे जनमत संग्रह कहा गया। भारत की तरफ से जनमत संग्रह पर आर्ग्यूमेंट यह दिया गया था कि जनमत संग्रह तभी होगा जब यहां से कबीले हटकर पीछे चले जाएंगे। यानी कि यहां पर आए हुए जो भी पाकिस्तानी सेना अंदर तक घुसी हुई है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिस दिन कश्मीर को पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा, हम इस क्षेत्र के अंदर जनमत संग्रह करा लेंगे। तो लेकिन जनमत संग्रह की बात तक पहुंचने की जो गलती थी ना, वो भारत के द्वारा 1947 में हुई थी, जब हमारे द्वारा इस स्थिति को स्वीकार ही कर लिया गया कि ये एलओसी के इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ भारत, और ये विवादित जगह रह गई कि जब पाकिस्तान यहां से हटेगा तब इस पूरे क्षेत्र के अंदर जनमत संग्रह करा लिया जाएगा।
ये दौर पैदा कैसे हुआ, इसके पीछे की भी गणित समझ लीजिए। कश्मीर का मसला ऐसे था क्या, हालांकि इस पर एक अलग से सेशन लेकर आएंगे, फिलहाल के लिए इस विषय वस्तु को थोड़ा यहीं समझ लेते हैं। कुछ हुआ यूं था कि जम्मू कश्मीर में ना राजा हरि सिंह का शासन हुआ करता था, लेकिन बहुतायत में यहां मुसलमान थे। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बन चुका था। देश का जब विभाजन हुआ तो उस समय पर टू नेशन थ्योरी चलाई गई। टू नेशन थ्योरी क्या थी? टू नेशन थ्योरी ये थी कि भारत और पाकिस्तान दो देश होंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए एक सेपरेट देश होगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो जिन्ना ने जिस टू नेशन थ्योरी के लिए सारा संघर्ष रचा था, उस संघर्ष में कश्मीर बड़ा फिट बैठता था। क्यों? कश्मीर घाटी में बहुतायत में मुसलमान थे, तो ऐसे में मुसलमान तो मुस्लिम कंट्री में ही जाने चाहिए। यह थॉट पाकिस्तान की थी। हरि सिंह जो यहां के राजा थे वो कश्मीर को किसी में नहीं मिलाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर को, कि भाई हम लोग अलग रह लेंगे, इंडिपेंडेंट रह लेंगे, हमें किसी के साथ नहीं जाना, इन्हें किसी के साथ जाना नहीं। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि तुम्हारे यहां मुसलमान हैं तो नेचुरल रूप से तुम्हारा जो इंक्लिनेशन है वो हमारे साथ होना चाहिए। हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। भारत अपनी तरफ से कह रहा है कि हमने तो बहुत सारे मुसलमानों को अपने देश में रखा है, ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर भी हमारे साथ मिलता है, हम तो धर्म के आधार पर देश बना ही नहीं रहे, हम तो चाहते ही नहीं है बनाना, अगर जम्मू कश्मीर हमारे साथ रहता है तो मोस्ट वेलकम है। जैसे भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भारत के द्वारा दिए गए इस वादे के बाद कि हम किसी एक धर्म का देश नहीं बना रहे, सब लोग यहां रह सकते हैं, उसके कारण बड़ी संख्या में मुसलमान यहां रह गए। बाकायदा इसके लिए हमने जो नेहरू जी का जो मंत्रिमंडल था उसमें मुस्लिम मंत्री तक रखे हुए थे, ताकि यह लगे कि भारत मुस्लिमों के लिए भी सुरक्षित है, वो भी यहां रुक सकते हैं। उस समय हमारी ज्यादा बड़ी आवश्यकता यह थी कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रियासतें हो, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र अधिकार हमारा हो। ऐसे में जम्मू कश्मीर का मामला फंस गया। लेकिन दिक्कत क्या थी? जनता बहुतायत में मुसलमान और राजा हिंदू। ऐसे में हरि सिंह अगर मिलने की बात कह भी दें कि मुझे भारत में मिलना है, तो इस बात में कौन दम मानेगा, जिसको लेकर आज भी बड़ा बवाल होता है। तो हुआ कुछ यूं था कि जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उसी से ही प्रेरित थे एक नेता जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला जो हैं, जो कि आज उमर अब्दुल्ला के दादा कहे जा सकते हैं, फारूक अब्दुल्ला के पापा, जो कश्मीर में अंदर उमर अब्दुल्ला जो सीएम बने हुए हैं, उनके दादा की मैं बात कर रहा हूं। शेख अब्दुल्ला उन दिनों कश्मीर में एक वो चलाए हुए थे, मुहिम चलाए हुए थे क्विट कश्मीर के नाम पर, और वो थी हरि सिंह के खिलाफ, कि हरि सिंह यहां से निकल जाएं और कश्मीर को यहीं छोड़ जाएं, मतलब यहां पर तुम्हारा राजा बने रहना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब आप पूछेंगे तो क्या वहां पर इस तरह का माहौल था कि राजा को हटाने के लिए संघर्ष हो रहा था? देखो, उस समय देश के कई हिस्सों में राजशाही को भगाया जा रहा था। जैसे आप राजस्थान में अगर आएंगे तो राजस्थान में भी उन दिनों प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था। प्रजामंडल आंदोलन का मतलब देश के अंदर क्रांतिकारी राजाओं के शासन को उखाड़ रहे थे, कि राजाओं ने तो अंग्रेजों के साथ सेटिंग कर ही रखी थी, तो बोले आपके साथ हम लोग नहीं रहेंगे, हमें अपना स्वतंत्र देश चाहिए। तो राजस्थान में जिस समय प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था, उसी समय पर कश्मीर में शेख अब्दुल्ला हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर नाम से आंदोलन चला रहा था कि तुम यहां से निकलो। अब ऐसे में नेहरू जी जितने भी प्रजामंडल के नेता थे उनके साथ लगातार संपर्क में थे कि हां भाई बढ़िया है, राजाओं को हटाओ और उसके स्थान पर आम जनता का शासन लेकर आओ। ऐसे में ये शेख अब्दुल्ला के साथ भी थे, और शेख अब्दुल्ला जो थे वो नेहरू जी के मित्र बताए जाते थे। नेहरू जी का प्रयास यह था कि शेख अब्दुल्ला को इस क्विट मूवमेंट के अंदर लीडर बनने दिया जाए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हरि सिंह अगर हटते भी हैं तो शेख अब्दुल्ला जो कि नेहरू जी से मित्रता रखते हैं, उनकी मित्रता कश्मीर को भारत में मिलाने में काम आ जाएगी। आप उस समय के एकीकरण की चर्चा सुन रहे हैं, जब सारी रियासतों को 1947 में कहा गया था कि जाओ और किसी भी ऐसे हिस्से में मिल जाओ जहां जाना चाहते हो। माउंटबेटन ने जब बांट दिया था। ऐसे में हरि सिंह जो शेख अब्दुल्ला थे, इनसे पैदा होती हुई टेंशन को देखकर हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया कि भैया तुमको मैं खुला नहीं छोड़ूंगा, तुमको छोड़ दिया तो तुम मुझे भगा दोगे। शेख अब्दुल्ला जेल में थे तो नेहरू जी उनके समर्थन में रैली करना चाहते थे। हरि सिंह ने कहा कि मैं आपको जम्मू कश्मीर नहीं आने दूंगा, आप यहां आ ही नहीं सकते, तो शेख अब्दुल्ला के लिए क्या करोगे। लेकिन समय बदलता गया, देश विभाजित हुआ तो पाकिस्तान धर्म के आधार पर देश बन गया, तो मुसलमानों के लिए एक देश होगा। इसकी चलते पाकिस्तान को कश्मीर में अट्रैक्शन दिखाई दिया कि चलो कश्मीर घाटी में तो मुसलमान है, जम्मू के अंदर हिंदू है, लद्दाख के अंदर बौद्ध है, लेकिन यहां कश्मीर में तो चलो हिंदू वो मुसलमान है, तो चलो इसके चलते इनको अपने साथ मिला लेते हैं। हरि सिंह को लगा कि यदि मैं इस जगह से ये हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया तो मेरा तो स्वतंत्र रहने का सपना हमेशा अधूरा रह जाएगा।
लेकिन जबरन पाकिस्तान उसके अंदर चढ़ाई करने लगा। इस बीच में भारत के संपर्क में हरि सिंह आए और उन्होंने कहा कि सर आप हमारे पास सेना भेजिए। भारत की तरफ से संदेश दिया गया, भेज तो देंगे, पहले शेख अब्दुल्ला को रिहा करो, साथ ही साथ में हमारे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो कि हमारे साथ मिलोगे। ऐसे में शेख अब्दुल्ला तो रिहा होते हैं। इसके पीछे तर्क यह था उस समय पर कि नेहरू जी यह दिखाना चाहते थे कि मुसलमानों के लीडर ने हमारे साथ आना स्वीकार किया है, ताकि भविष्य में यह कोई ना कह दे कि हरि सिंह के विलय पत्र का तो क्या ही महत्व है, उस समय के मुस्लिम लीडर्स तो पाकिस्तान के साथ ही जाना चाहते थे। तो ऐसे किसी आरोप से बचने के लिए उस समय पर नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला की रिहाई और उसका भारत में विलय, कि शेख अब्दुल्ला भारत हितैषी है और वो चाहता है कि कश्मीर भारत के साथ रहे, ये थॉट प्रोसेस पर काम किया गया। फाइनली शेख अब्दुल्ला रिहा हुए और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाने का निर्णय हुआ। दिक्कत कहां आई? धीरे धीरे 1993 में शेख अब्दुल्ला 53 में शेख अब्दुल्ला का दिमाग भी फिर गया। उनको लगने लगा कि पाकिस्तान ज्यादा ठीक है और ऐसे में पाकिस्तान की तरह उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्हें फिर जेल में डाला गया। वो बात दूसरी है, लेकिन तब तक के लिए भारत और पाकिस्तान में से कश्मीर भारत में मिल चुका था शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह की सहमति से। तो एक तो ये कहानी हुई। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह थी कि जब पाकिस्तान की सेना यहां पर कबीले की वेशभूषा में अंदर एंट्री कर रही थी, उस समय पर भारत भी इनको धटाता हुआ पीछे भगाता जा रहा था, यहां से पीछे सरकाता हुआ ले जा रहा था। लेकिन तब माउंटबेटन, जो भारत के उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने नेहरू जी को समझाया कि आप इस मुद्दे को यूएन में लेकर जाओ। बोले यूएन क्या है? मैं आपको बता देता हूं, नेहरू जी को पता था यूएन क्या है। तो यूएन असल मायने में उस समय पर एक ऐसी संस्था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी जिसकी जिम्मेदारी थी कि भविष्य में कोई युद्ध ना हो, वो युद्धों को सुलझा देगी। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे आज आप कहते हैं। ऐसे में माउंटबेटन, जो कि नेहरू जी के मित्र हुआ करते थे, उनके कहने पर नेहरू जी पहुंचते हैं यूएन कि भाई मैं इस मुद्दे को यूएन ले जा रहा हूं। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री के साथ जो कैबिनेट में मंत्री थे अपने पटेल साहब, वो इस बात से सहमत नहीं थे कि सर ये मामला वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, माउंटबेटन आपको खामखा सपने दिखा रहा है। क्योंकि असल मायने में ज्यादा अपनत्व, अब जब देश का विभाजन हुआ तब अंग्रेजों का धीरे धीरे पाकिस्तान के प्रति होने लगा था। ऐसे में बोले ये लोग वहां जाकर के आपको दोषी ठहराएंगे, ये दोषी ठहराएंगे, ये कहने लगेंगे कि जब मुसलमान हैं वहां पर तो फिर ये आप लोगों के साथ क्यों जाएंगे। बोले ये सवाल को किसी और दिशा में मोड़ देंगे, ये सवाल को ये रखेंगे ही नहीं कि कबीले अंदर घुसाए या युद्ध चल रहा है। और हुआ भी यही। नेहरू जी ने पटेल साहब की बात नहीं मानी। नेहरू जी यूएन में जाते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं, मुद्दा उठता है, बढ़िया से यूएन में बहस होती है। जिस यूएन चार्टर की धारा 35 के तहत इस मुद्दे को ले जाया गया था, उस 35 में डिस्प्यूटेड मामले ही जाते हैं। इसके ऊपर कई बार बाद में भी विवाद हुआ कि इस चार्टर के इस धारा के तहत भारत को जाना ही नहीं चाहिए था। एक बार अमित शाह जी ने इस बारे में चर्चा भी की थी। तो कहने का अर्थ क्या निकला कि भारत इस मुद्दे को वहां ले गया और वहां जब मुद्दा पहुंचा यूएन में, तो उस समय के जो देश थे उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि जनता क्या चाहती है ये देख लो, और जनता क्या चाहती है इसके लिए जनमत संग्रह करा लो। जनमत संग्रह मतलब जनता की राय जान लो कि वह भारत के साथ जाना चाहती है, पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है, आजाद रहना चाहती है। लेकिन हुआ क्या था? पाकिस्तान चूंकि इसके अंदर घुस चुका था, तो भारत ने कंडीशन रखी कि पाकिस्तान को यहां से बाहर निकालो, फिर जनमत संग्रह कराओ। पाकिस्तान ना तो तब से बाहर निकला और ना ही यहां पर कभी जनमत संग्रह हो पाया, और अब उसका कोई सवाल बचता नहीं है। ऐसे में फिलहाल के लिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मामले में हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा, वो पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। हमने जिसको मध्यस्थ बनाया वो हमारे लिए ज्यादा बड़ी परेशानी देकर चला गया। हमने इस बारे में कुछ भी ज्यादा गेन किया नहीं। अच्छा, एक तो कहानी मध्यस्थता के रूप में ये हुई। फिर थोड़ा हम और आगे बढ़े। नेहरू जी थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में बिलीव करने वाले आधुनिक नेता थे। उन्हें विश्वास था कि दुनिया जो नई दुनिया बन रही है, यह अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से बढ़िया चलेगी। ऐसे में ही भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल बंटवारे को लेकर जो विवाद था, इसके लिए वर्ल्ड बैंक की अध्यक्ष मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया गया। 1960 में प्रधानमंत्री नेहरू ने और अयूब खान, जो कि पाकिस्तान की तरफ से थे, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पर कराची में हस्ताक्षर कर दिए, ये कहते हुए कि चलो वर्ल्ड बैंक को हमने मध्यस्थ बना लिया। तो एक तरीके से ना तो यूएन की मध्यस्थता हमारे लिए अच्छी रही, ना ही वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता हमारे लिए मध्यस्थता अच्छी रही। तो ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए मध्यस्थ ज्यादा फायदे के सौदे नहीं रहे। अब बात आती है कि भारत इस समय पर क्या स्टैंड ले सकता है, कि क्या वो ईरान या सऊदी के साथ चला जाएगा। तो देखो यार, होता क्या है ना, आप लोगों ने अभी इन दिनों जितनी भी दुनिया के देशों को ऑब्जर्व किया है, जब भी कोई देश मध्यस्थ बनने आता है, वो केवल मध्यस्थ नहीं बन रहा होता,
वो अपनी ताकत का परिचय भी करा रहा होता है कि अगर इस तरह नहीं मानी तो मैं पनिशमेंट दे दूंगा। जैसे यूक्रेन के केस में ट्रंप ने किया कि अगर तुम बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। तो मध्यस्थता वाला देश अगर कोई हमारे साथ आता है तो साइकोलॉजिकली वो हम पर हावी होने का प्रयास करेगा। उसकी थॉट होगी कि देखो हम बड़े हैं इसलिए हमारी बात मानी गई है। भारत कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं, अपने हितों का फैसला हम खुद ले सकते हैं, ऐसे में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हम क्यों कराएं। तो उम्मीद है कि भारत का स्टैंड आपको उस तरह से समझ में आए। इस बीच में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान के इस समय विदेश मंत्री के द्वारा, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इनके द्वारा चाइना से बात की गई कि सर ऐसा ऐसा माहौल चल रहा है, लग रहा है, डर लग रहा है। चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि तुमने जो अभी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की बात बोली है, हम उसमें तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी सोच के साथ हैं कि तुम बढ़िया सोच रहे हो, इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन अगेन भारत इस मामले को कैसे स्वीकार कर सकता है, जांच के विषय पर हम किसी थर्ड पार्टी को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, यह सोचने वाली बात है। लेकिन चाइना ने इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन पर सहमति जताई है, लेकिन पाकिस्तानी इसका जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने चाइना का साथ दे दिया है। नहीं, उन्होंने जांच का साथ दिया है, नंबर एक। नंबर दूसरा, एक और मीडिया में न्यूज चल रही है, वो ये है कि चाइना ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को PL-15 नाम से मिसाइल्स दे दी हैं, जो कि माक 5 स्पीड से चलकर अटैक कर सकती हैं। ऐसे में PL-15 नाम की जो मिसाइलें सौंपी गई हैं, ये मिसाइलें भारत के खिलाफ उपयोग में ली जाएंगी, ऐसा भी मार्केट में न्यूज चल रहा है। लेकिन अगेन पाकिस्तान के पास पहले ही चाइनीज काफी सारी वेपन्स हैं और ऐसे में इनका उपयोग वेपन के साथ में हुए उपयोग में है। चाइना को यहां क्लीन चिट नहीं दी जा रही है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि चाइना का पाकिस्तान से जो पुराना मित्रता चल रही है, जिसमें वो डिफेंस इक्विपमेंट इन्हें बेचता आया है, वो तो इसके डिफेंस के पार्ट हैं जो कि दिए जाते रहे हैं। टेंशन जो बात की है वो ये है कि फिलहाल तुर्की की तरफ से, जब तुर्की से इन्होंने बात की तो इन्होंने अपने एक जहाज यहां पर भेजा है, टर्किश एयरफोर्स C-13 हरक्यूलिस 130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन इस समय तुर्की से पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ है, ऐसी मीडिया में न्यूज चल रही है। कल के लिए न्यूज थी। असल मायने में इसमें हो क्या सकता है, तो दो बातें हैं। टर्की ने दुनिया में जिस चीज के चलते बहुत ज्यादा इज्जत कमाई थी, वो थी रशिया यूक्रेन के समय बनाया गया इनका एक खास ड्रोन, जिसका नाम बायरक्तार ड्रोन था। उस बायरक्तार ड्रोन का जो नुकसान, उसने जो रूस का जो नुकसान किया, वो दुनिया देखते ही सकते में रह गई थी। ऐसे में लोगों का मानना है कि तुर्की अपने इन ड्रोन्स को पाकिस्तान को दे सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जब एयरफोर्स का विमान चलकर आ रहा है तो कुछ तो उसमें आ रहा होगा। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपने स्तर पर दुनिया भर के देशों से चर्चा करने लग रहा है। तो आज के सेशन में जो चर्चा थी वो इस बात की कि क्या भारत मध्यस्थता स्वीकार करेगा। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे साथ अनुभव यही देती है कि हमें मध्यस्थता नहीं स्वीकारनी चाहिए। दूसरा, भारत किसी को अपने से बड़ा देश के रूप में नहीं देखना चाहता, इसीलिए हम कोल्ड वॉर के समय पर भी नाटो ज्वाइन किए थे और ना ही सोवियत रूस के द्वारा बनाया हुआ ग्रुप। ऐसे में हम जब उस समय कहीं नहीं गए, तो आज भी हम नाम मूवमेंट की तरह, नॉन अलाइन मूवमेंट की तरह अपना फैसला खुद करना चाहेंगे। बाकी सामर्थ्य भुजाओं में होना चाहिए और भारत सरकार सैनिकों की भुजाओं पर यकीन करती होगी। इसी सोच के साथ भारत पाकिस्तान का इलाज करेगा। आज के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें।